हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना बाय-सेवरेट लॉ। जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किया था डिटेल में कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है, क्या इसका वैल्यू थी, डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, सब चीज़। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं बाय-सेवरेट लॉ। देखो, सपोज करो हमारे पास कोई वायर है, ठीक है, जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। उस वायर की वजह से अगर हमें कहा जाए कि किसी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ता है, उस वायर का स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना पड़ता है। यानी जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ किया था, कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल किसके लिए था, पॉइंट चार्ज के लिए। वैसे ही एक चीज़ ध्यान रखना कि जो बाय-सेवरेट लॉ है दैट इज एप्लीकेबल फॉर द स्मॉल करंट एलिमेंट। इट्स एप्लीकेबल फॉर स्मॉल करंट एक मिनट बेटा, करंट एलिमेंट, ठीक है। यानी स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए क्या है, ये एप्लीकेबल है। जो भी मैं बताऊंगी वो स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए है, ठीक है। इस लॉ को हम एक लॉ और बोलते हैं लाप्लास लॉ। लाप्लास लॉ, दो चीज क्लियर हुई कि स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए है। चलो जी, हम स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया, एक वायर है एक्स वाई कंसीडर की, जिसकी लेंथ है एल। अब कंप्लीट के लिए नहीं फाइंड कर सकते। सपोज करो इसमें से करंट पास कर रहा है आई, और पी कोई पॉइंट है आर पोजीशन वेक्टर पर, जिस पर मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे जिसकी लेंथ क्या है, डी एल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये सपोज करो एंगल थीटा पर है। क्या है, एंगल थीटा पर। Let us consider a wire XY of length of finite length, and at a point P we have to which is at a position vector R, and at which we have to calculate magnetic flux density, magnetic induction और magnetic field, कुछ भी कह सकते हो। कहाँ पर फाइंड करना है, P पॉइंट पर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बाय-सेवरेट लॉ, जब हम स्मॉल एलिमेंट की वजह से फाइंड कर रहे हैं, दैट मीन्स वहां पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उसको हम डिनोट किससे करेंगे, डीबी से। किससे डिनोट करेंगे, डीबी से। अब ये क्या कहता है बाय-सेवरेट लॉ, कि जो ये डीबी है यानी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, ये किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इट डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, इट डिपेंड्स ऑन द length of current element, small current element, it depends on the sin theta, sin of theta, and it also inversely depends on the square of the distance at which the square of the distance of that point at which we have to calculate magnetic field। तो r square के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसने क्या कहा, ये डिपेंड करता है कि वायर में से करंट कितना पास कर रहा है, जो एलिमेंट आपने कंसीडर किया उसकी लेंथ कितनी है, कितने एंगल पर है, थीटा पर भी डिपेंड करेगा, और जो डिस्टेंस है यानी ये है, इसके क्या है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम इन चारों इक्वेशन को जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, यही बनेगा। अब जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हो तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है k। क्या आता है, k। अब k की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सबसे पहले k की वैल्यू डिपेंड करेगी कि भाई आपने ये जो करंट एलिमेंट है, ये p पॉइंट है, ये किस मीडियम में रखे हैं, इन मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगी। सेकेंड किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप सिस्टम ऑफ यूनिट जो चूज कर रहे हो वो कौन सा है। जैसे आपको एग्जांपल दूंगी अभी मैं, कि आप एसआई यूनिट कंसीडर कर रहे हो, आप सीजीएस कंसीडर कर रहे हो, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट जो आप चूज कर रहे हो
उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे अगर मैं सपोज करो मैंने मीडियम कंसीडर किया यहाँ पर फ्री स्पेस, एयर वैक्यूम फ्री स्पेस कुछ भी कह सकते हो, तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी बनेगी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी म्यू नॉट बाय 4 पाई। ये किस में है, एसआई यूनिट में, इन एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट में क्या है, के की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट के की वैल्यू क्या आएगी 1, के की वैल्यू क्या आएगी 1। अब चलो ये तो 1 हो गया, इसकी तो बात ही छोड़ो। अब बात आती है एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट में ये म्यू नॉट क्या है, ये म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एयर और यू कैन से वैक्यूम। वैसे तो थोड़ा थोड़ा एयर और इसका डिफरेंस होता है वैक्यूम का, बट हम ओवरऑल अप्रोक्सीमेट मतलब सेम लेते हैं, ठीक है। तो म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी। आप कहोगे परमिएबिलिटी क्या होता है, ये हम आगे थ्योरी में पढ़ेंगे, जो जहाँ पर हम मटेरियल डिस्कस करेंगे, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। बट थोड़ा सा मैं बता देती हूँ यहाँ पर, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर किया था, करंट कैलकुलेट किया था, वहाँ पे याद होगा आपको हम एप्सिलॉन की बात करते थे। एप्सिलॉन क्या था, परमिटिविटी, परमिट टू पास द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कुछ कुछ वैसा ही रिलेटेड है यहाँ पर। वहाँ पे भी याद होगा हमने क्या किया था, रिलेटिव परमिटिविटी की थी, विच इज़ द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन मीडियम टू इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। सेम यहाँ पर है, अगर हम रेशो फाइंड करेंगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी फाइंड करेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा, म्यू अपॉन म्यू नोट, यानी परमिएबिलिटी इन अ मीडियम टू परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। उस रेशो को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्लियर है। तो अब बात आती है इस म्यू नोट की यूनिट क्या होगी, या वैल्यू की बात करते हैं, या के की वैल्यू कितनी होगी ये फाइंड करेंगे। यूनिट यानी के किसके इक्वल कहा मैंने, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, एंड विच इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -7। याद रखना ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में आपको यूज करनी है, ठीक है। यानी अगर म्यू नॉट की वैल्यू आपने पुट करनी है तो क्या करोगे, 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7। बट अगर आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है तो आपको क्या पुट करना है, 10 रेज टू पावर -7, ठीक है। और हमें क्या पता चल गया, रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब बात आती है वेक्टर फॉर्म की और यूनिट्स की। पहले हम यूनिट की अगर हम बात करें, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, डीबी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, ठीक है। करंट की क्या होती है, एम्पियर। लेंथ की क्या होती है, मीटर। साइन थीटा नहीं, इसकी होगी मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, यहाँ से क्या बन गया, एम्पियर पर मीटर, इधर क्या है, टेस्ला, यानी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। एक तो ये यूनिट बनेगी हमारे पास परमिएबिलिटी की, सॉरी इसकी के की, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की, या फिर आप परमिएबिलिटी की भी कह सकते हो, क्योंकि ये क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। 4 पाई क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, यूनिट लेस है, इसकी कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं है, +1 में पड़ा है, ठीक है। और क्या यूनिट बन सकती है इसकी, डीबी की हमने क्या वैल्यू फाइंड की थी, याद हो आपको, न्यूटन एम्पियर पर मीटर। यहाँ से फिर उसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगी हमारे पास इसकी यूनिट, इसकी यूनिट बनेगी, इसको पुट करना, ये तो वही बनेगा एम्पियर, मीटर से मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, तो इधर क्या बन गई, पर मीटर, और उधर क्या है, न्यूटन एम्पियर पर मीटर, इधर चला जाएगा मीटर, ठीक है। अब हम करते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में। पहले नोट करें, हाँ जी बच्चों, तो अभी हमने क्या फाइंड किया था, यूनिट फाइंड कर ली थी। अब हम करते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में। डीबी हमने अभी क्या कैलकुलेट किया था, हमने डीबी कैलकुलेट किया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, है ना, यही कैलकुलेट किया था। अब साइन थीटा है, +1 में वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट पढ़े हैं हमने, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में आता था साइन थीटा, A क्रॉस B में क्या था, AB साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट में क्या था, कॉस थीटा।
तो यानी ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट बनाना है। अब बात क्या है, पंगा क्या है, आई क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो तो दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक dl है, करंट एलिमेंट जो है वो है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो हम क्या करते हैं, इसमें r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड अगर मैं कर दूं, फर्क कुछ नहीं पड़ना। चलो जी, तो हमारे पास dB कितना आएगा, μ0/4π, आई तो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, नीचे क्या बन गया, r³। अब हमारे पास क्या है, dl/r sin थीटा, यानी dl और r के बीच में, वैसे भी हमें पता ही तो है, ये जब हमने करंट लिया था I, तो इस पॉइंट पे जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था, मैंने ये वाला एंगल लिया था थीटा, तो dl और r के बीच में ही तो था, है ना, तो थीटा उसी का लिया था। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, dl क्रॉस r, यानी अगर इसको ओपन करोगे क्या बनेगा, dl/r sin थीटा बाय r³, एक r कैंसिल, तो वही आएगा हमारे पास μ0/4π idl sin थीटा अपॉन r²। ठीक है, ये हमारे पास क्या गया, वेक्टर फॉर्म में है, तो यहाँ क्या लगाना है, एक वेक्टर। तो ये एक्सप्रेशन है बाय-सेवरेट लॉ का इन वेक्टर फॉर्म। अब बात आती है, ये तो स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, अब हमें कंप्लीट वायर की वजह से अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट, यानी b क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dB। अब कितनी लेंथ है, कहाँ से कहाँ, कितने एंगल से कितने एंगल तक हमें कैलकुलेट करना है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, केस के ऊपर, है ना। तो ये बनेगा हमारा dl/r/r³, ये ठीक है, यही बनेगा। अब इसको अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि इसको चेंज करके दिखाओ एक्सप्रेशन को करंट डेंसिटी की फॉर्म में, अब करंट डेंसिटी की फॉर्म में हम कैसे चेंज करेंगे, देखो करंट डेंसिटी सेकंड यूनिट में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा था कि करंट बाय एरिया, क्या पढ़ा था हमने, करंट बाय एरिया। अब मैंने इसको क्या किया, dl से मल्टीप्लाई किया, dl से डिवाइड किया, ठीक है। अब आइडियल आ गया, a इंटू में लेंथ एलिमेंट क्या बन गया, वॉल्यूम चेंज, मतलब थोड़ा वॉल्यूम की बात करें, छोटे वॉल्यूम की बात करें, यानी जो हम करंट एलिमेंट ले रहे हैं, जब उसकी लेंथ ली है, उसके एरिया की बात कर रहा है, तो उसी के वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, IDL/dV लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास आइडियल कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आइडियल आएगा JdV। J क्या है यहाँ पे, करंट डेंसिटी। चलो करो, पहले इसको स्केलर फॉर्म में कर लेते हैं, मतलब ओपन कर लेते हैं, क्या बनेगा, μ0/4π IDL sin थीटा बाय r²। IDL की जगह मैं JdV पुट कर सकती हूँ, μ0/4π JdV sin थीटा बाय r²। अब J भी स्केलर क्वांटिटी है, ओ सॉरी नहीं, वेक्टर है। अब ये किसके बीच में एंगल है, ये दोनों एंगल है साइन थीटा, थीटा किसके एंगल है, इसका वॉल्यूम प्लस पोजीशन वेक्टर, है ना, J और R के बीच का है, करंट डेंसिटी और R के बीच का है, तो dV को हम क्या रखेंगे, साइड में रख लेंगे, R से मल्टीप्लाई, R से डिवाइड किया, तो क्या बना हमारे पास, μ0/4π J क्रॉस R dV बाय r³। तो ये किस फॉर्म में आ गया, करंट डेंसिटी की फॉर्म में आ गया। ऐसे अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में के सब एक्सप्रेशन जो सेकंड यूनिट से रिलेट है, उससे आप क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो जी, ये अब हमारी बात हो गई, ये वेक्टर फॉर्म में भी हमने क्या कर लिया, ड्राइव करके देख लिया, एक्सप्रेशन लिख के देख लिया। अब बात आती है डायरेक्शन की, डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, डायरेक्शन फाइंड कैसे करोगे, डायरेक्शन के लिए रूल लगेगा स्क्रू रूल। देखो यहाँ पर डायरेक्शन के लिए हम ये वाला उठाएंगे पार्ट, DL क्रॉस R, मैंने कहा स्क्रू रूल है, कौन सा रूल है, स्क्रू रूल। स्क्रू रूल वैसे तो क्या है इस रूल में कि भाई DL पर यहाँ पर एक स्क्रू रखो, है ना, और R की तरफ घुमा दो। देखो स्क्रू घुमाते हो तो जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो नीचे जाता है, जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ऊपर जाता है, ये तो पता होगा ना। चलो, तो DL क्रॉस R है, DL पे हमने स्क्रू रखा, R की तरफ घुमाया, यहाँ रखा,
आर की तरफ घुमाया तो अंदर की तरफ जाएगा, तो डायरेक्शन क्या बनी? इनवर्ड, क्योंकि परपेंडिकुलर होगी। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भाई लेंथ एलिमेंट और आर जिस प्लेन में लाई करते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई थी, यही किया था हमने। तो परपेंडिकुलर तो होगा, ये क्लियर होगी बात। अब बात ये है कि इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, तो उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था राइट हैंड रूल, उसी चीज को बता रही हूँ कि डीएल पे रखा आर की तरफ घुमा दिया, डीएल पे रखा आर की तरफ घुमाया, तो ये अंदर की तरफ जाएगा, क्लॉकवाइज है तो कौन सी डायरेक्शन बनेगी? ऐसे रखूंगी तो ये अंदर की तरफ जाएगा, तो कौन सी डायरेक्शन बनेगी? इनवर्ड। बट अगर होता इधर पॉइंट तो इस साइड घुमाना था, एंटी क्लॉकवाइज में स्क्रू क्या बनेगा? बाहर की तरफ आएगा, तो यानी कौन सी डायरेक्शन बनेगी? आउटवर्ड। कौन सी डायरेक्शन बनेगी? आउटवर्ड। सेकंड, इसी को आप कह सकते हो राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या है भाई? वो कह रहा है कि ये जो है ये डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज करो हमने क्या करना है, करंट की डायरेक्शन है ये, मान लो पी पॉइंट है राइट साइड में, पी पॉइंट है राइट साइड में, तो हमने ऐसे रखा। वो कह रहा है एक पोजीशन ले ली आपने, यानी थंब को रख लिया करंट की डायरेक्शन में। अब अपनी फिंगर्स को कर्ल करो यानी मोड़ो, ऐसे जब हम मोड़ेंगे ये डायरेक्शन कहाँ जा रही है? इनवर्ड, तो इनवर्ड होगी। अब मान लो वो पॉइंट है इधर पी राइट साइड, ठीक है, तो अब ऐसे यही है, अब मैं इधर से इधर आ रही हूँ, इधर से कहाँ आ रहा है? आउटवर्ड। तो यानी अगर इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड। अगर इस पॉइंट पे करना है तो क्या होगी? आउटवर्ड। यानी आप राइट हैंड रूल से क्या कर सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे तो सबसे सिंपल तो यही है कि स्क्रू को यहां रखा, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट, यानी आर पोजीशन वेक्टर है जिस साइड, उस साइड क्या करो? इसको घुमाना शुरू कर दो। अब घुमा रहे हो, अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इनवर्ड जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आउटवर्ड जाएगा। तो यानी अगर राइट साइड में पी पॉइंट है, यानी जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो डायरेक्शन क्या बनेगी? इनवर्ड। अदरवाइज क्या बनेगी? आउटवर्ड। लेफ्ट साइड में क्या बनेगी? आउटवर्ड। तो इस तरीके से आप क्या करोगे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करोगे। नोट करें, इसमें एक चीज और लॉ में है। सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि क्या थिन स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है लो, तो देखो हमारे पास डीबी कितना आया था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वेयर, ठीक है। वायर थिन होने का मतलब क्या है कि जो वायर है जिसकी वजह से आपने करंट पास करा है, जिसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उसी वायर के आसपास कहीं पी पॉइंट है। अप्रोक्सीमेट ये लगा लो, इसके ऊपर या तो इसी के ऊपर है या अपोजिट डायरेक्शन में कुछ भी लगा सकते हो। यानी अगर इसी के ऊपर पॉइंट है तो थीटा कितना बन गया? दोनों की डायरेक्शन तो सेम हो गई ना, थीटा कितना बन गया? 0। यानी या तो थीटा 0 बनेगा या फिर चलो 180 डिग्री भी बन सकता है, इधर हो, ठीक है, 180 डिग्री भी बन सकता है। तो जब थीटा 0 होगा और 180 डिग्री होगा तो साइन क्या बन जाएगा? 0। तो डीबी हमारे पास कितना आएगा? 0। 0 मतलब मिनिमम। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो थिन वायर होता है उसके लिए बाय-सेवरेट लॉ एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड थिंग, वो ये पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा? हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी आएगी? 1। और साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी? जब थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। यानी यहां पर हम ये कह सकते हैं बाय-सेवरेट लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर थिन करंट एलिमेंट कैरिंग करंट, थिन करंट एलिमेंट या थिन करंट वायर, करंट कैरिंग वायर। क्लियर है? और दूसरा केस आप कह सकते हो इफ थीटा इज 0 और 180 डिग्री। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन dB becomes म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL by R square which is maximum value. यानी when P point is perpendicular to IDL,
यानी लेंथ एलिमेंट के क्या है, परपेंडिकुलर है, तब क्या आएगी मैक्सिमम वैल्यू। और वही है सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, है ना। करंट एलिमेंट के लिए, स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है, कूलम्स लॉ की तरह है, एनालॉग टू कूलम्स लॉ, ये सब पॉइंट्स इसके बनते हैं, नोट कर लें। अब हम करते हैं बायो-सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस। फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। हमारे पास कोई फाइनाइट लेंथ की स्ट्रेट वायर दी हुई है जिसकी वजह से हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट वायर कंसीडर करते हैं इन द प्लेन ऑफ पेपर इन विच करंट पास फ्रॉम एक्स टू वाई आई। ठीक है, हमने क्या किया, एक वायर ली है, लंबी वायर ली है फाइनाइट लेंथ की जिसमें से करंट पास कर रहा है, और वायर जो ली है वो क्या है, इन द प्लेन ऑफ पेपर। हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P विच इज़ परपेंडिकुलर टू द आईडीएल, यानी आईडीएल और P के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, ये सब लिख लेना। लेट अस कंसीडर अ फाइनाइट स्टेट वायर XY in the plane of paper in which current pass from X to Y. Let us suppose at point P which is at a perpendicular distance A from that wire at which we have to calculate magnetic field. ठीक है, to calculate magnetic field first consider current element, small current element of length DL. Suppose करो at point O which makes an angle theta, which makes an angle theta with ideal and at a position vector r. यानी ये जो करंट एलिमेंट हमने कंसीडर किया है P पॉइंट से, वो किस पोजीशन वेक्टर पर है, R पर है, एंगल कितना बना रहा है वो थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये कितना होगा 90, और ये मैंने मान लिया कितना है 5। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बाय-सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बाय-सेवर्ट लॉ क्या बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r बाय r स्क्वायर। रिमूव दिस क्रॉस प्रोडक्ट, इट बिकम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, सॉरी यहाँ क्यूब था ना, साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, राइट। अब ये वाला थीटा यहाँ पर कितना है 90, ये वाला थीटा कितना है यहाँ पर 90 है क्या, बताओ, क्या हम इसको ले सकते हैं, नहीं। हमने थीटा क्या लिया था, डी एल और आर के बीच में एंगल लिया था। अब उस मैंने ये क्यों पॉइंट उठाया, क्योंकि डायग्राम जो मैंने पहले कराया था उसमें ये मैंने आर ले लिया था, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड किया, लेकिन वहां पे हमने करंट एलिमेंट भी तो ये कंसीडर किया था ना बच्चों। करंट एलिमेंट अब मैंने ये लिया है, करंट एलिमेंट लिए, ये इस पॉइंट से क्या है आर पोजीशन पे, थोड़ा केस डिफरेंट कर दिया, तो आर और आइडियल के बीच में एंगल क्या है थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, क्लियर है। चलो जी, अब देखो मैं इसको नाम दे देती हूँ ओ पी, मान लो ये क्या है सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ओपीसी या पीसीओ, अगर ये देखो तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ये एंगल 90 है, तो थीटा प्लस फाई कितना बचा, 90 बचा, तो थीटा प्लस फाई कितना है 90 डिग्री। तो थीटा कितना आएगा हमारे पास 90 माइनस फाई, तो साइन थीटा कितना बनेगा, साइन 90 माइनस फाई विच बिकम्स कोस फाई। +1 में सीख के आए, बहुत कुछ सीख के आए हैं +1 में, बट याद नहीं रहता ना। मैथ्स में भी सीखा है, अभी भी कर रहे होंगे मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, ये आ गया। तो कोस फाई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोस क्या होता है, देखो कोस होता है, एक बार याद दिला देती हूँ, कोस हमारे पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है साइन, बेस बाय हाइपोटेनस होता है कोस, बेस बाय हाइपोटेनस। चलो जी, बेस क्या है 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, इसके सामने वाला
या इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फाई एंगल है, कोस फाई फाइंड करना है ना, सॉरी, फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो ये क्या बचा, बेस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कोस फाई क्या बनेगा हमारे पास, ए बाय आर। तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, आर, आर क्या बनेगा, आर आएगा मेरे पास ए बाय कोस फाई। ठीक है, चलो जी, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करनी है जी, मान लो ये लेंथ कितनी है, एल। अब डीएल है मेरे पास, डीएल कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, हो ही नहीं सकता। लेकिन एल का एक्सप्रेशन तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डेरिवेटिव हमने सीखा किस लिए, यूज करने के लिए। चलो जी, एल क्या है, परपेंडिकुलर, ए क्या है, बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस अगर मैं कर दूं तो क्या बनेगा, टेंजेंट। चलो जी, तो टेंजेंट फाई मेरे पास कितना आया, एल बाय ए। तो एल कितना बना, ए टेंजेंट फाई। अब इस इक्वेशन को क्या करोगे, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो मेरे पास डीएल कितना बन गया, ए। टेंजेंट का डिफरेंशिएट क्या होता था, +1 में सीखा है, सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। क्लियर है। अब क्या रह गया हमारे पास, कुछ भी नहीं रहा। साइन थीटा को कोस फाई पुट कर देना, आर को ए बाई कोस फाई पुट कर देना, डीएल को ए सीकेंट स्क्वायर डी फाई डी फाई पुट करना है। बन गया, हो गया हमारा। देखो मैंने क्या किया, क्वेश्चन पहले हमने स्टेटमेंट पढ़ी, उसने कहा स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। स्ट्रेट वायर कंसीडर कर ली, एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब भाई बाय-सेवरेट लॉ की एप्लीकेशन कर रहे हैं तो बाय-सेवरेट लॉ लगाना है। बाय-सेवरेट लॉ क्या है, करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। तो मैंने स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया जो थीटा एंगल पर है आर से, और आर इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर है। और जो पॉइंट यहां पर मैंने कंसीडर किया वो इस लेंथ एलिमेंट से क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। इज इट क्लियर। अब हमने लगाया बाय-सेवरेट लॉ। बाय-सेवरेट लॉ क्या कहता है, वेक्टर फॉर्म में लिखा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। रिमूव किया तो क्या बना, आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में ये एंगल तो है 90 डिग्री, तो थीटा प्लस 5 भी कितना बचा, 90। दैट मीन्स थीटा कितना हो गया, 90 माइनस 5। मुझे कैलकुलेट तो साइन थीटा करना है, साइन 90 माइनस 5 विच इज कॉस 5। आर कैलकुलेट करना है, ये रहा आर बाय ए या ए बाय आर, ए बाय आर। आर बाय ए भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, वो सेकेंड के फॉर्म में आ जाएगा। तो आर क्या हो जाएगा, ए बाय कोस 5। टेंजेंट 5 क्या होगा, एल बाय ए। एल कितना हो गया, ए टेंजेंट 5, डिफरेंशिएट किया, ये आ गया। नोट करें, हाँ जी। तो कितना था हमारे पास, डीवी था हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वेयर। चलो जी, वैल्यूज पुट करो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल की कितनी आई थी, ए सीकेंड स्क्वेयर 5 डी 5 साइन थीटा इट्स कोस 5 बाय आर स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाय कोस स्क्वेयर 5। 1 अपॉन कोस स्क्वेयर को सीकेंड स्क्वेयर लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट। क्या बना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए सीकेंड स्क्वेयर 5 कोस 5 डी 5 बाय ए स्क्वेयर सीकेंड स्क्वेयर 5। सीकेंड स्क्वेयर से सीकेंड स्क्वेयर उड़ गया, एक से ए गायब, ये क्या बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कोस 5 डी 5 बाय ए। यही आया हमारे पास। अब जब मुझे कंप्लीट वायर के लिए कैलकुलेट करना है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा एंगल के रिस्पेक्ट में, यानी मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। चलो जी, यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेते हैं। मैंने मान लिया ये एंगल कितना है, φ1 और ये कितना है, φ2। अब ये ऐसे ले लो, पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव एक्सिस, φ2 प्लस है, φ1 नेगेटिव है। तो यानी कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, -φ1 से
प्लस phi2 तक। कहाँ से कहाँ? -phi1 से प्लस phi2 तक। चलो जी, तो b क्या आएगा हमारे पास? इंटीग्रेशन ऑफ b db, इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I cos phi d phi बाय a फ्रॉम phi1 टू phi2। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, करंट इज ऑल्सो कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि करंट तो नहीं चेंज हो रहा उसमें से, आई डिस्टेंस भी नहीं चेंज हो रही, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने कंसीडर की वही रहेगी, सिर्फ एंगल चेंज हो सकता है। भाई इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो क्या होगा? एंगल भी तो चेंज होगा ये। ठीक है, सारा कांस्टेंट क्वांटिटी हमने ले ली बाहर। -phi1 टू phi2 cos phi d phi। cos phi का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin phi। चलो जी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए sin phi -phi1 टू phi2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बनेगी हमारे पास? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो पहले ये नोट करें। तो मैंने कहा था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बनेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन phi2 माइनस साइन -phi1, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कितना आया हमारे पास? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए साइन phi1 प्लस phi2, दोनों प्लस है इसीलिए ऐसे लिखे। तो ये हमारे पास क्या गया? लास्ट एक्सप्रेशन। अब कुछ एक स्पेशल केस है, जैसे फर्स्ट है, सपोज करो वायर जो है वो इनफाइनाइट लेंथ की है और जो पॉइंट P है that lies very close to wire, सेंटर ऑफ वायर लगा लो या सीधा वायर। यानी हमने क्या कहा कि जो भी वायर है उसके सेंटर के बहुत पास है P पॉइंट। भाई इनफाइनाइट लेंथ की है, बहुत लंबी है, इनफाइनाइट लेंथ की है। ये पॉइंट है इसके पास। पहले तो था केस ये है ना, इस पॉइंट पे फाइंड करनी थी। अब ये पॉइंट जो है, मान लो अगर मैं यहाँ से लेती हूँ, ये पॉइंट जो है इसके सेंटर के बहुत पास है, तो ये इसके पास आ रहा है, एंगल छोटा होता जा रहा है, तो अप्रोक्सीमेट दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। चाहे आप phi1 मेज़र कर लो, चाहे आप phi2 मेज़र कर लो। दैट मीन्स इन दिस केस phi1 इज इक्वल टू phi2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। साइन 91 1 प्लस 1 2, तो b कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाय ए। क्लियर? अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वायर जो है वो इनफाइनाइट लेंथ की है, मान ली बात, और साथ में हमने मान लिया जो पॉइंट P है आपका, वो पॉइंट लाई कर रहा है टुवर्ड्स द एंड, पॉइंट P, एंड ऑफ वायर। तो कैसे लोगे? देखो, मैंने कहा एंड ऑफ द वायर इसकी तरफ जा रहा है, मान लो y की तरफ है, टुवर्ड्स y कर लेते हैं। चलो, तो क्या होगा? ये पॉइंट वायर की तरफ जा रहा है ना, ये पॉइंट y की तरफ जा रहा है, तो ये तो एंगल हो गया 90, और ये यहाँ पे आ गया तो कितना बन गया? 0, क्योंकि वायर के ऊपर लाई करेगा तो 0 ही बनेगा। तो यानी हमारे पास क्या बना? phi1 तो बन गया 90, phi2 बन गया 0, साइन 0 0 साइन 91, तो b कितना आया हमारे पास? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए। ठीक है, अब और केस लेने हो, और केस ले लो। कौन सा लोगे केस? पहले ये नोट कर लो। देखो, बड़ा अच्छा केस है ये, ध्यान से समझना।
वो कह रहा है इफ वायर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, ध्यान से समझना ये, एंड पॉइंट P lies bisector of wire, यानी lies on right bisector of the conductor, हाँ परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है, right bisector of conductor, क्या बनेगा? इसका मतलब क्या है, मान लो इसकी लेंथ है L, ठीक है, हाफ कर दो L/2, L/2, ठीक है, मान लो ये वाला पोर्शन उड़ा दो, ठीक है, थोड़ा बराबर कर लेना तुम, ठीक है, L लेंथ थी, L/2 L/2 बन गई। कह रहा है वो बाइसेक्टर है, यानी इक्वली एंगल डिवाइड कर रहा है, यानी φ1 और φ2 तो क्या है हमारे पास, इक्वल है, तो ये बात कह रहा है वो। जब φ1 φ2 इक्वल होंगे तो मेरे पास B कितना बनेगा, μ0/4π I A sin φ प्लस sin φ, यही था, sin φ प्लस sin φ कितना बन गया, 2 sin φ, μ0/4π 2 sin φ, बट अब यहाँ पर हमें sin φ की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या होता है sin φ? साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, चाहे इसमें फाइंड कर लो चाहे इसमें, बात एक ही है, ये A है, ये L/2 है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, तो क्या बनेगा A² प्लस L²/4, चाहे ये फाइंड कर लो A² प्लस L²/4, बात तो सेम है, परपेंडिकुलर बाय बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना बनेगा L/2 और हाइपोटेनस A² प्लस L²/4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड व्हेन वायर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ एंड पॉइंट P लाइज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ द कंडक्टर। अब बात रही डायरेक्शन की, सेम रूल, सेम प्रोसीजर, सेम मेथड, राइट हैंड रूल लगाओ, स्क्रू रोल, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, करंट की डायरेक्शन ये है, इधर पॉइंट है इनवर्ड, इधर है आउटवर्ड, यानी इसमें क्या होगा कॉन्सेप्ट, जैसे अगर मान लो कोई ये कार्डबोर्ड लिया मैंने, उसमें से स्ट्रेट वायर फाइंड की, सॉरी क्रॉस की, उसमें से करंट पास करवाया, उसमें अगर आयरन नेल्स गिराओगे तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में कार्डबोर्ड के ऊपर स्प्रेड हो जाएगी, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।